अस्सलाम वालेकुम डियर अल्फाज। अगर आप एजुकेशन कैडर के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप पीएसटी, सीटी, डीएम, एटीटी, टीपीटी, एसएसटी या कारिया बने, तो दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देखिए, मैं ख़ुद एक टीचर हूँ और मैंने ये टेस्ट टॉप भी किया था। मैं एक सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ कि जिसमें मैं आपको गाइडेंस दूंगा, ठीक है, और आपकी मैं हेल्प करूंगा कि आप इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके एक गवर्नमेंट टीचर बने। पहले इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरी एक गाइडेंस दी थी, ठीक है। मैंने अपने सारे टिप्स और स्ट्रेटजीज़ आपको बताए थे कि आप किस तरह इसके लिए अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कौन से सोर्सेज अवेलेबल है और इफ़ेक्टिव स्टडी किस तरह होंगी। वो सारे टिप्स और स्ट्रेटजीज़ में एक लेक्चर के अंदर मैंने रिकॉर्ड किया था कि जो मेरे ख्याल में 30 मिनट के ऊपर बेस करता है। तो आप वो ज़रूर देखें, और अगर आपने वो देखा है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था एज माई टिप कि आप पास्ट पेपर्स के MCQs ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे MCQs जो है वो रिपीट होते हैं सेम टू सेम। और अगर बिल्कुल भी रिपीट ना हो, मतलब सेम टू सेम अगर रिपीट ना हो, तो वो MCQs जिन टॉपिक्स के ऊपर बेस करते हैं वो टॉपिक्स तो 80% रिपीट होते हैं, और कई से तो आते नहीं, इन्हीं बुक से आते हैं। तो वो टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हीं में से आप 80% कह लो कि वो सारे MCQs जो है वो रिपीट होते हैं। उन्होंने सिर्फ वर्डिंग्स चेंज की होती है या फिर डिजिट्स और फिगर्स, ये चीज़ें उन्होंने चेंज की होती है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप पास्ट पेपर्स के मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट MCQs जो मैथमेटिक्स सेक्शन के हैं वो मैं आपको सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा भी स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप पाक स्टडी, इस्लामियात, उर्दू या इंग्लिश या इस तरह के बैकग्राउंड से हैं तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम होंगी, और मैथमेटिक्स तो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इन टाइप ऑफ टेस्ट में। तो ये लेक्चर आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पार्ट 1 है, और आगे कुछ पार्ट्स में मैं मैथमेटिक्स सेक्शन के MCQs जो मैंने इन पास्ट पेपर से लिए हैं, ठीक है, वो मैं सॉल्व करूँगा और लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करूँगा। और फिर उसके बाद हम जनरल साइंस पे भी आएंगे, कुछ पार्ट्स हम उसके भी बनाएंगे, और फिर एक एक करके सारे पार्ट्स पेडागॉजी के, मतलब पाक स्टडी, इस्लामियात, जितने भी हो, इंग्लिश, उर्दू, वो सारे सेक्शंस हम फिर अपलोड करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह। विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वो पेजेस है कि जहाँ से मैं MCQs लिया हूँ, ये पास्ट पेपर्स है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे यहाँ पर है, ये सारे क्वेश्चन जो है मैं यहाँ से लिया हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि ये मैंने पास्ट पेपर से ये सारे MCQs लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स सॉल्व इट। Here you go. The ratio of 1.8 to 2, the ratio of 1.8 to 2, ठीक है, इसको रेशो कहते हैं ना। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 1.8 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर ऊपर पॉइंट है, तो जब भी पॉइंट आए उसको आप ये डेसिमल नंबर होता है ना, तो इसको आप होल नंबर बनाएं, ये पॉइंट आप ख़त्म करें। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं ये पॉइंट यहाँ पर लेकर आना चाहूँगा ताकि ये एक होल नंबर बने। तो फिर यहाँ पर जो पॉइंट है तो उसको फिर मैंने यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर 0 लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि 18 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। और अगर आप इस तरह तरीके से नहीं समझते हो तो 1.8 डिवाइडेड बाय 2 है ना, आप यहाँ पर भी 10 मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी आप 10 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये पॉइंट 1.8 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 बनेगा, यहाँ पर आप 10 से मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये 20 बनेगा। 18 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें से कोई एक आ जाएगा। ये दोनों 2 पे सिंप्लीफाई होता है। 2 9s are 18 and 2 10s are 20। आंसर आपका आ जाता है 9/10। 9/10 यहाँ पर
मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं। HCF ऑफ 12, 18 एंड 30 इज। देखिए HCF को फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है, और एक आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले इसको मैं डिवीजन पे करता हूँ क्योंकि वो जल्दी हो जाता है, और फिर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन पे भी आपको करके दिखाऊंगा। डिवीजन मेथड पे आप दो नंबर्स उठाते हो, इन्होंने 3 नंबर्स दिए हैं ना, इनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। वो हम एक आसान तरीके से भी अपने जहन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं मेथड आपको समझाऊं तो वो कुछ इस तरह है कि जो दो नंबर्स है पहले, उनमें से जो बड़ा नंबर है वो आप डिवीजन के अंदर लिख लो, और दूसरा जो है छोटा नंबर आप बाहर लिख लो। 12 1s are 12, ठीक है। अगर मैं 2 से करूं तो फिर ज़्यादा हो जाता है। 18 - 12 is 6। अब ये 6 हो गया, 12 से कम है तो हम 12 यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब 12 को हमने 6 पे करना है। 2 6 are 12। अब यहाँ पर 6 आपका आ जाता है, ठीक है। बट वेट, दिस इज़ नॉट द HCF नाउ। हमने अब 30 पे भी इसको चेक करना है। अगर 30 पे भी मतलब 36 पे डिवाइड होता है तो फिर 6 आपका HCF है। तो 30 हम अब 6 पे करेंगे, ठीक है। 6 5s are 30, ठीक है। इसका मतलब है कि 30 जो है वो 6 पे डिवाइड हो जाता है। 6 आपका HCF है, ठीक है। द HCF इज 6। अब प्राइम फैक्टराइजेशन पे किस तरह इसको करें? देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन पे हमने 12 के प्राइम फैक्टर सारे फाइंड करने हैं पहले। 2 6 are 12, और फिर 2 पे होता है 2 3s are 6। फिर हमने 18 के भी सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 9s are 18 और 3 3s are 9, ठीक है। और फिर हमने 30 के भी सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 15s are 30, 3 5s are 15। ये सारे प्राइम फैक्टर्स आपके आ गए। अब इसमें से हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेके उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 12 के लिए आपके प्राइम फैक्टर्स है 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। फिर 18 के लिए आपके प्राइम फैक्टर्स है 2 × 3 × 3, और 30 के लिए आपके है 2 × 3 × 5, ठीक है। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स, ये इसमें से कॉमन है, और फिर 3 भी इसमें कॉमन है। अगर आप देखें तो ये 3 भी इन तीनों में कॉमन है, बाकी सारे नॉन कॉमन है, 2 3 और 5। तो आपके कॉमन फैक्टर्स 2 और 3 आ गए ना। तो HCF जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स होता है, 2 × 3। 2 3s are 6। यहाँ से भी आपका 6 आ जाता है। दीज आर द 2 मेथड्स के जिससे आप HCF निकाल सकते हैं। 6 इज़ द आंसर। बाकी अगर आपको HCF के कॉन्सेप्ट का पता है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि 12, 18 और 30 का HCF जो है वो 6 निकलता है। इसको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि 6 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वेल, आगे पढ़ते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, आई होप कि थोड़ा बहुत तो आपको इसका मालूम होगा क्योंकि आपने मैट्रिक तो ज़रूर की होगी। आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर x इज़ इक्वल टू, ये जो इन्होंने हमें एक ट्राइंगल दिया है, इस ट्राइंगल में x किधर है? ये जो यहाँ पर x है ना, इसको हमने फाइंड करना है कि ये क्या है। देखिए ये ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसके दो साइड जो है वो सेम है। यहाँ पर ये साइड भी आपका 40 है, ठीक है, और ये साइड भी आपका कहाँ है? ये साइड भी आपका 40 है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल एंड द अपोजिट एंगल्स to the equal sides are equal, then the triangle is called isosceles triangle, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। आइसो मीन्स सेम, सेलेस मीन्स मेरे ख्याल में सेलेस साइड्स को कहते हैं या एंगल्स को, बट एनीवे दो साइड्स इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। यहाँ पर
ये दोनों साइड्स इक्वल है, इन दोनों साइड्स को अपोजिट एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे। लाइक इफ़ दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, तो इस साइड को जो अपोजिट एंगल है सी, तो ये सी एंगल और इस साइड को जो अपोजिट एंगल ए है, ये दोनों एंगल्स भी फिर सेम होंगे। ठीक है, अब ये एक कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रायंगल्स का ज़्यादा पता है तो आप इसको अच्छी तरह बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए इन्होंने 40 एंगल दिया है, तो यहाँ पर दो ऐसे एंगल्स बनेंगे कि जो सेम होंगे, और इन तीनों को फिर ऐड करके ज़रूर हमें 180 आ जाना चाहिए। देखिए द इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन तमाम को अगर हम ऐड कर ले तो वो 180 बनने चाहिए। तो अगर ये आपका 40 एंगल है, और ये एंगल जो आपका सी है और ये एंगल जो आपका ए है, ये दोनों इक्वल एंगल्स है, तो इक्वल्स में ऐसे कौन से एंगल्स लगाऊं कि जो इसके साथ फिर ऐड होके 180 आ जाए? तो वो आसान है। इन दोनों को अगर मैं x कह लूँ और ये आपका 40 है, सो x प्लस 40 शुड बी 180। सो अगर यहाँ से मैं x फाइंड करूँ, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो वो आपका 140 आ जाता है। अब 140 को मैं अगर 2 पे डिवाइड कर लूँ तो वो 70 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आपका 70 डिग्री है और यहाँ पर भी आपका 70 डिग्री है। ठीक है, सो अगर अब यहाँ पर 70 डिग्री है, सो ये x जो है ये क्या होगा? देखिए अगर एक प्लेन लाइन है और उसमें से एक एंगल यहाँ पर 70 है जो कि ये वाला है, सो ये बाकी एंगल आपका कितना होगा? वो आपका होगा 180 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, जो कि 110 डिग्री बन जाता है। अब इसको क्या हो गया? ठीक है, ये 110 डिग्री बन जाता है। प्लेन एंगल इज़ 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर इसमें से एक आपका 70 डिग्री है तो बाकी आपका 180 माइनस 70 110 डिग्री बनेगा। सो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो आपका 110 है। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होंगी। ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे रिपीट होते हैं। If 10 is subtracted from 5 times of a number, 35 is left. The number is, अगर 10 हम सब्ट्रैक्ट करें 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, लेट्स से 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज़ 5x। x एक नंबर है जिसका 5 टाइम्स 5x बनता है। सो इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो इसमें से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो क्या आ जाता है? आपका 35 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर द नंबर इज़, हमने ये x फाइंड करना है। सो ये 5x अपनी जगह, 10 इस तरफ आ जाता है। सो 35 ये माइनस है ना, तो जो इस तरफ आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। सो प्लस 10, तो ये आपका 45 हो जाता है और यहाँ पर 5x है। अब हमने x फाइंड करना है तो 5 यहाँ पर आ जाता है। सो 45, यहाँ पर 5 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जब आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। सो 9 5s are 45। सो आपका x जो है वो 9 आ जाता है। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। ये एक वर्डेड प्रॉब्लम है जिसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर अननोन्स फाइंड करने हैं। इफ़ x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 देन x इज इक्वल टू, ये बहुत आसान है, आपका है x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 और हमने x फाइंड करना है। सो देखिए एक काम करते हैं, दो तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि ये 1 जो है इसको मैं इस तरफ लेके आऊँ। सो x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 और ये प्लस 1 यहाँ पर माइनस 1 बन जाता है। सो ये आपका 14 आ जाता है और यहाँ पर x डिवाइडेड बाई 2 है। अब x यहाँ पर डिवीजन में है, अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आऊँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। सो x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 2। सो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8 और 28। सो x इज इक्वल टू 28 आपका आ जाता है। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होंगी। 0.50% इज इक्वल्स टू 0.50%। देखिए परसेंट जो है वो 1/100 के बराबर होता है। ये आप जहन में रख लो कि परसेंट जो है वो 1/100 के बराबर है। सो मैं लिखूँगा 0.50 डिवाइडेड बाय परसेंट की जगह 1/100, तो 1/100 डिवीजन में हो जाता है ना।
दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर ज़रा एक दफ़ा देख लें कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है ताकि मैं उसको राउंड कर सकूँ। सो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर लेकर आना है ताकि ये एक होल नंबर 5 बन जाए। तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर नीचे में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। एक पॉइंट आना है 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पॉइंट्स आना है फिर दो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 100 से। सो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 5.0 बन जाता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो नीचे आपका 1 2 3 3 ज़ीरोज़ हो जाते हैं। अगर मैं 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 बन जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता है। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और ये 2 ज़ीरोज़ रह जाते हैं। सो आंसर आपका आ जाता है 1/200। सो 1/200 यहाँ पर मौजूद है, ये इसका सही आंसर है। आई होप इसकी भी समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। What was the original price of an item if a discount of 20% reduced the price to ₹100? अब ये वर्डेड प्रॉब्लम्स थोड़े से मसले पैदा करता है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो इस वजह से एक को सॉल्व करके आप 2-3 MCQs के टाइम जो है का टाइम आप लॉस कर देते हो। What was the original price? Let's say X be the original price of an item if a discount of 20% reduce the price to ₹100। अगर ये ओरिजिनल प्राइस है और इस ओरिजिनल प्राइस पे 20% जो है डिस्काउंट है और इस डिस्काउंट ने जो ओरिजिनल प्राइस है उसको रिड्यूस किया है कितने पे, मतलब इसको अगर ओरिजिनल प्राइस पे हम 20% डिस्काउंट ले तो वो डिस्काउंट जो बन जाता है उस डिस्काउंट को हम ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करें तो डिस्काउंटेड प्राइस आपका ये कह रहे हैं कि 100 बनता है। दिस इज़ द राइट इक्वेशन आप इस तरह बनाते हो। ठीक है, वर्डेड प्रॉब्लम से। अब यहाँ में से अगर मैं x कॉमन लूँ, दोनों में x कॉमन है ना, x हमने फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। सो x हमने फाइंड करना है। सो ये x अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ तो यहाँ पर 1 रह जाता है और माइनस यहाँ पर 20% रह जाता है, इक्वल्स टू 100। सो नाउ x और यहाँ पर 1 माइनस 20 और परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, यस 100 डिवीजन में लिखेंगे। अब ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाता है, 1 0 और बाकी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है। तो इसका अब मैं क्या करूँगा कि मैं LCM लूँगा 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के नीचे भी 1 है, सो 1 और 10 का LCM 10 बनता है। ये दो फ्रैक्शंस है, दरअसल इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है। लेट यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ 100। सो नाउ x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका LCM 10 बनता है, 10 1 पे डिवाइड होके 10 आता है, 10 1 से मल्टीप्लाई होके 10 बनता है, माइनस 10 10 पे डिवाइड होके 1 आता है, 1 अगर आप 2 पे से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। ठीक है, इज इक्वल टू 100। देखिए, अगर आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में मसला है तो इस पे भी मैंने वीडियो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड किए हैं। मेरे मैथमेटिक्स सेक्शन का पूरा एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो 10 माइनस 2 यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। 10 माइनस 2 आपका 8 बनता है, 8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 100 और यहाँ पर x भी है। अब मैंने x फाइंड करना है। सो ये 10 जो है मैं इस तरफ लेकर आ जाऊँगा। तो अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आऊँ तो ये x और 8 रह जाता है और 10 यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। सो ये 1000 बन जाता है। ठीक है, ये x मल्टीप्लाई बाई 10 है, मल्टीप्लाई बाई 8 है। अब मैंने x फाइंड करना है तो 8 को भी मैं इस तरफ लेकर आऊँगा। तो ये आपका बन जाता है 1000 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन खैर यहाँ पर कर लेंगे। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0 0, 2 2s are 4 और 2 2s are 4, 1 यहाँ पर जाता है, 2 5s are 10 और 0। सो रह जाता है आपका 250 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10। ये छोटा सा आप देख रहे हो कि 125 आ जाता है। सो द ओरिजिनल प्राइस वॉज ₹125।
ठीक है, आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होंगी। ये इक्वेशन बनाना सिर्फ मुश्किल है, आप इक्वेशन बना पाओ तो फिर आगे तो सिंपल अलजेब्रा है। आपने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, मतलब आपने x कॉमन लेना है और बाकी सारी चीज़ें, परसेंट की जगह 1/100, फिर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस और x आप निकालें। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज इट, अंडर द रूट 3 माइनस अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये एक फार्मूला है। सो इस फार्मूले को हमने एक्सपेंड करना है। सो हम अंडर द रूट 3 जो है उसको भी स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस जो आपका अंडर द रूट 2 है उसको भी स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस 2 टाइम्स अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 2। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको एक्सपेंड किया। अब आपको ये भी पता होगा कि 2 जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल होता है, सो यहाँ पर 3 आ जाता है, प्लस यहाँ पर भी 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर 2 आता है और यहाँ पर आपका है -2 अंडर द रूट 3 और 2 दोनों अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा एक अंडर रूट के अंदर। दिस इज़ द रूल, राइट। अब 3 + 2 आपका बन जाता है 5 और -2 अंडर द रूट 2 3 are 6। सो ये ऑप्शन अगर अवेलेबल है यहाँ पर, सो दिस इज़ इट, राइट। आई होप इस की भी आपको समझ आ गई। ये एक फार्मूला है, अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर भी प्लस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ n इज इक्वल टू 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 to the power 2n + 17। अगर n 3 है तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या बनेगा, 2 to the power 2 और n की जगह हम 3 पुट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर +17। अब 2 to the power 2 और 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, सो 2 3 are 6 + 17। अब 2 जो है आपने 6 टाइम्स एक्सपेंड करना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 और 32 2s are 64। ये 64 बनता है। उर्दू में आप यूँ करते हो कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी, फिर आगे चल जाएँ आप, लेकिन यहाँ तक 64 तक हमें इन्होंने दिया है। सो ये बनता है 64 और +17। अब 64 के साथ आप 17 ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाता है। सो 7 + 4 आपका 11 बनता है, 6 7 8 81। सो 81 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस व्हिच हैज़ द लीस्ट वैल्यू। इन फ्रैक्शंस में सबसे कम वैल्यू किसकी है? लीस्ट मीन्स कम वैल्यू। सो ये आपका 9/7 है, ये तो लीस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक आपका न्यूमरेटर होता है, एक आपका डिनोमिनेटर होता है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आंसर आपका 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, और अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। तो ये तो आप बीच में से निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर बाकी में सारों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 8/9 चेक करते हैं। 8/9 और 5/6, यहाँ पर 9 और 8 में सिर्फ 1 गैप है, यहाँ पर 5 और 6 में सिर्फ 1 गैप है, यहाँ पर 9 और 7 में 2 गैप्स हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 7 रोटियां हैं और उसको आपने 9 बंदों में डिवाइड करना है, और यहाँ पर आपके पास 5 रोटियां हैं और 6 बंदों में डिवाइड करना है। यहाँ पर आपके पास 8 रोटियां हैं और आपने 9 बंदों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा बनता है, यहाँ पर कम बनता है, क्योंकि यहाँ पर 7 और 9 में 2 डिफरेंस है। या अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हो तो आप इसको फ्रैक्शन पे भी मतलब इसको डिवाइड करो, 7 / 9। तो लेकिन ये फिर लंबा हो जाता है ना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर आप 0 लगाओ क्योंकि 9 से बड़ा है, तो यहाँ पर फिर पॉइंट लगाओ कि सो फिर 9 8 72 7 9 54 7 9 63, ठीक है। 7 9 are 63, तो ये मैं टाइम वेस्ट करूँ ना अभी। 7, ठीक है, फिर दोबारा आपका यहाँ पर अगर मैं 0 लगाऊँ तो फिर आपका 7 आता है और फिर 63 और फिर 7,
तो ये 0.7 समथिंग आता है। और अगर आप 5 को 6 पे डिवाइड करो, 5 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर पॉइंट लगेगा। सो 8 6 8 की 48, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2 आता है, फिर आप 0 लगाओगे तो फिर यहाँ पर आप 3 6 18, फिर 2, फिर 3, ये आ जाता है। सो 0.833 और यहाँ पर क्या आ गया 0.777, और 0.833 मेरे ख्याल में 8/9 से भी आ जाता है। तो इसका मतलब है कि सबसे कम वैल्यू जो है वो 0.77 जो कि 7/9 से आ जाता है। और यहाँ पर गैप से भी आप कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट में टाइम कम होता है, तो आपने जितनी आसान तरीके से, जितनी ट्रिक से आप इसको कर सकते हो करो। सो ये आपका सही आंसर है। अब यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होने को है। एक क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है यहाँ पर। अब टेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस इन्होंने ऐसे डाले होते हैं मैथमेटिक्स के कि जो आपका टाइम ख़राब करने के लिए उन्होंने डाले होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, इसको अगर आप करो तो आपके 5 से लेकर 10 MCQs का टाइम तो है जो है वो तो बढ़ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के MCQs उन्होंने जानबूझ कर रखे होते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। इसको रीड करने में भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा, फिर समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, फिर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, फिर इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। इतने बड़े बड़े वैल्यूज़ हैं। तो मैं आपको टिप दूंगा, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आप ना करो। अगर इस तरह के क्वेश्चन है जो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसको पहले ना करो, ठीक है। उसको आखिर में रखो। सारा टेस्ट जो है जब वो आप कर लो, उसको दोबारा आप चेक भी कर लो, सारा कुछ हो जाए, बाद में आपके पास 5 मिनट हो या फिर 8 मिनट हो, कुछ भी हो, 2 मिनट हो, 1 मिनट हो, 50 सेकेंड्स हो, तो उसमें फिर इस MCQ के ऊपर आप आए। अगर टाइम ज़्यादा हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो करो, टाइम अगर कम हो तो फिर आप गेसिंग करो, ठीक है। इसका राइट आंसर 600 kg बनता है, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें। मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, और अगर आपने कर भी लिया तो फिर कमेंट में बताएं, ना करोगे तो फिर मैं आपको सॉल्व कर दूंगा अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज एनफ फॉर टुडे। आई होप कि ये जो मैंने MCQs आपको सॉल्व की, जो बड़े इम्पॉर्टेंट थे, और ये सारे टॉपिक्स वो आपको समझ आ गए होंगे, ये मेथड्स भी आपने सीख लिए होंगे, तो फिर आगे जब आपको ये MCQs आएँ तो आप इंशाल्लाह कर पाओगे। सो मिलता हूँ आपसे अगली पार्ट में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।